नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो देश और दुनिया के अंदर कल पूरे दिन बड़ी सुर्खियां बनकर रही हैं। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट खबर इस बात की कि भारत के राष्ट्रपति ने एक आतंकी को क्षमा देने से इनकार कर दिया है। अब ये इंपॉर्टेंट खबर कैसे है, आपके लिए क्या काम है, इसमें पढ़ने की क्या जानकारी है? पढ़ने की जानकारी तो ये है कि राष्ट्रपति क्या क्षमा कर सकते हैं क्या, मतलब फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। आज का सेशन आपको आर्टिकल 72 बताएगा, आर्टिकल 161 बताएगा। नंबर 1, दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी बताएगा, और राष्ट्रपति ने क्यों नहीं किया ये भी बताएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आतंकी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जान लेते हैं, फिर राष्ट्रपति की शक्तियां जानेंगे, उसी के साथ आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। खबर है कि लाल किले पर अटैक करने का एक आतंकी था, मोहम्मद आरिफ। उसने राष्ट्रपति से मर्सी प्ली लगाकर डिमांड की थी कि मुझे डेथ पेनल्टी से रोका जाए, बचाया जाए, लेकिन राष्ट्रपति ने रिजेक्ट कर दी कि नहीं साहब, आपकी मर्सी हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है साहब। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिजेक्ट मोहम्मद आरिफ मर्सी प्ली इन 2000 रेड फोर्ट अटैक केस। अब ये क्या है रेड फोर्ट अटैक केस? अच्छा, रेड फोर्ट को तो आप रिकॉग्नाइज कर ही रहे होंगे, हर साल 15 अगस्त को देश का प्रधानमंत्री यहीं से देश को संबोधित करता है। ठीक है। अच्छा, इसी रेड फोर्ट पर वर्ष 2000 के अंदर आतंकियों ने हमला करके भारत के सैनिक और सिविलियन इनको शहीद कर दिया था। ऐसी स्थिति में ऑब्वियस सी बात है कि जांच एजेंसीज जब जांचने निकलेंगी तो जिम्मेदार हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। उन्हीं में से एक जिम्मेदार मोहम्मद आरिफ है, जो पुलिस की गिरफ्त में है और इसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। फांसी की सजा प्राप्त इसी व्यक्ति ने हाल ही में अपनी तरफ से अपनी रिहाई के लिए सरकार से यानी कि राष्ट्रपति से गुहार लगाई थी कि मुझे माफ किया जाए, मैं ऑलरेडी बहुत दिन से जेल में हूं और मैं अपनी सजा प्राप्त कर चुका हूं। तो ये मोहम्मद आरिफ है जिसकी गिरफ्तारी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी डेथ पेनल्टी, क्योंकि ये लश्कर ए तैयबा से कनेक्टेड आतंकी था, इसको गिरफ्तार किया गया था रेड फोर्ट पर अटैक करने के जुर्म के चलते हुए, तो फिर हाल ही में इसकी इस माफ़ी की सज़ा को, मतलब माफ़ी मांगने के अधिकार को कर्टेल कर दिया गया कि नहीं, आपको माफ़ी नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ और भी जो आतंकी थे जिम्मेदार, वो भी इसी प्रकार से सुर्खियों में रहे हैं। खैर चलिए, फिलहाल अब हम सीधा लौटते हैं प्रोविजंस क्या हैं जिसके तहत फांसी दी जाती है। नंबर दूसरा, क्या भारत में फांसी मतलब यूं ही दे दी जाती है क्या? नहीं। कुछ बहुत ऐसे हीनियस क्राइम्स जैसे टेररिज्म, जैसे नार्कोटिक्स से जुड़े हुए मामले, जैसे पोक्सो से जुड़े हुए मामले, जो बहुत ही संगीन अपराध के श्रेणी में आते हैं, उनके अंदर फांसी की सजा का प्रावधान है। इंडियन पीनल कोड 1860 के तहत, मतलब जो मर्डर के केस हैं, ट्रेजन के केस हैं, टेररिज्म के केस हैं, उनके अंदर फांसी का प्रावधान है। सीआरपीसी 1973 के तहत मतलब फांसी जो है वो हायर कोर्ट के थ्रू कन्फर्म होना जरूरी है, मतलब जिस कोर्ट के द्वारा फांसी दी जाती है उसके बाद भी आप ऊपर अपील कर सकते हैं। इसके साथ साथ टेररिस्ट डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी एक्ट जो टाडा है, नार्कोटिक्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट एनडीपीएस है, और जो पॉक्सो केसेस हैं इनके अंदर भी फांसी का प्रावधान रखा गया है। मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति और गवर्नर के लिए लगाई जा सकती है, मतलब कोर्ट जब आपको किसी कानून के तहत सजा सुना दे तो सजा के खिलाफ आप अपनी तरफ से राष्ट्रपति और गवर्नर से क्षमा प्राप्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये क्षमा का जो आवेदन है ये भारत के संविधान में दिया गया है, आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 में। ऐसा क्यों दिया गया है? क्योंकि आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार मूल अधिकार है। अब जब आर्टिकल 21 मूल अधिकार में ये बात बोलता है तो हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। अब उसने अपराध किया है तो उसकी सजा भी दी गई है, लेकिन सजा के साथ साथ जीने का अधिकार अगर उसके पास है तो क्यों ना उस अधिकार की पालना में उसे रिक्वेस्ट करने से रोका जाए। तो उसको रिक्वेस्ट करने का अधिकार दिया जाता है कि ठीक है, तुम ट्राई करके देख लो। ट्राई करने में क्या क्या ऑप्शंस हैं, इस पर कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 72 भारत के राष्ट्रपति के पास में 5 प्रोविजंस हैं क्षमा के। कौन कौन से? पहला है पार्डन पावर। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जिस व्यक्ति को पनिशमेंट दिया गया है, अगर वो गिरफ्तारी में भी है, उसको सभी तरह से मुक्त करके घर भेजा जा सकता है। मान लो कि अगर राष्ट्रपति चाहे कि इस एक्स व्यक्ति को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भेज देना है कि जाओ बेटा बाहर निकलो, हो गया तुम्हारा काम, कर सकता है। राष्ट्रपति के पास इस पावर को पार्डन पावर नाम दिया गया। दूसरा पावर होता है राष्ट्रपति के पास लघुकरण का। इसका मतलब क्या है? कम्यूटेशन कहा जाता है। इसमें दंड के स्वरूप को बदल दिया जाता है। उदाहरण के लिए किसी को कहा गया था कि आपको मृत्युदंड दिया गया, यानी कि आपको फांसी पर लटकाएंगे, लेकिन आपने अपील की, तो अपील करने के बाद उस व्यक्ति के
जो जिस व्यक्ति को मतलब फांसी की सजा सुनाई गई थी, उसकी सजा को परिवर्तित करके आजीवन कारावास में बदल दिया कि इसको फांसी मत लटकाओ, जिंदगी भर इसको जेल में रखो। ये दूसरा तरीका है राष्ट्रपति जो कर सकता है, यानी कि सजा को कम्यूट कर सकता है। तीसरा तरीका है रेमिशन, मतलब किसी व्यक्ति को पता चले 10 साल की सजा मिली थी, उसके 10 साल की सजा को 5 साल की सजा में परिवर्तित कर दिया। यह भी राष्ट्रपति कर सकता है। इस पावर को रेमिशन की पावर कहा जाता है। तीसरा है रेस्पाइट की पावर, विराम की पावर। इसके अंदर क्या है, मतलब सजा का जो प्रोविजन था ना, सजा का जो प्रकार था, उसमें किसी कारण से कोई परिवर्तन कर दिया जाए। जैसे जिसको सजा मिली वो गर्भस्थ था या दिव्यांग था, तो सजा के प्रारूप में परिवर्तन की अकॉर्डिंग टू इसके इनको कठोर कारावास की सजा दी जा सकती थी। अब कठोर की जगह, सश्रम कारावास की जगह अब इनको केवल कारावास दे दो। तो इस प्रकार से भी किया जा सकता है, दैट इज नॉन एज रेस्पाइट। और एक तरीका है रिप्राइव का। मान लीजिए कि किसी को यह कहा गया कि कल फांसी लगने वाली है, राष्ट्रपति ने उसे रिप्राइव कर दिया कि कल मत दो, 5 साल बाद दे देना, इस पर रोक लगा दो, बाद में दे देना, दैट इज रिप्राइव। तो राष्ट्रपति के द्वारा अपराधियों को इस प्रकार से राहत दी जा सकती है। अब बड़ा सवाल है, यही सब चीजें तो राज्यपाल भी कर सकता है आर्टिकल 161 के तहत। बिल्कुल सही कह रहे हैं, राज्यपाल के पास भी यही सारी की सारी पावर्स उपलब्ध हैं। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल में कुछ बेसिक अंतर है। क्या अंतर है वो आपको जानना जरूरी है, और ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 72 में भी क्षमादान है और 161 में भी क्षमादान है। दोनों में अंतर क्या है, राष्ट्रपति अगर कोई व्यक्ति कोर्ट मार्शल के तहत सजा प्राप्त किया हुआ है, यानी कि सेना से सजा प्राप्त किया हुआ है, उसको राहत दे सकता है, लेकिन राज्यपाल उसे राहत नहीं दे सकता। इसके पीछे बेस्ट लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि भाई राष्ट्रपति जो है ना, वो कमांडर इन चीफ भी होता है, मतलब सारी सेनाओं का हेड भी होता है, राज्यपाल नहीं होता है। तो चूंकि वो सबसे ऊपर है तो सेना के मसले सुन सकता है, नंबर 1। दूसरी बात, राष्ट्रपति उन सभी मामलों में क्षमादान दे सकता है जिसमें मृत्युदंड की सजा दी गई हो। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति मृत्युदंड के मामलों तक विस्तारित नहीं है। अगर किसी को मृत्युदंड मिला है तो मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को घर भेजने की जो क्षमता है ना, कि जा घर जा, वो राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। राज्यपाल मृत्युदंड को परिवर्तित कर सकता है आजीवन कारावास में, रिहा नहीं कर सकता। मतलब इन 2 केसेस में सबसे इंपॉर्टेंट है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि केंद्र हो या राज्य, इन सबके मसलों पर राष्ट्रपति तो फैसले ले सकता है, राज्यपाल केवल राज्य से जुड़े हुए मसलों पर ही फैसला ले पाता है। ठीक है, तो इन दोनों में जो बेसिक अंतर है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो संघीय मामलों का उल्लंघन हो तो राष्ट्रपति, और जब राज्य के कानून का उल्लंघन हो तो राज्यपाल का महत्व बढ़ता है। यह प्रश्न बहुत ज्यादा बार पेपर के अंदर पूछा गया है। मतलब आप ये समझिए, यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए बेहतरीन क्वेश्चंस में से है, टाइप ऑफ पिटीशंस के अंदर से चीजें आती हैं। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आरिफ के केस में राष्ट्रपति के द्वारा मर्सी पिटीशन को नहीं मानना कैसे हुआ होगा, संभवतः अब आपको वो बात समझ में आ गई हो। ठीक है, इस पर पेपर भी पूछे गए, जैसे यूपीएससी सीएपीएफ में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप अनुभव के आधार पर कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। फिर से मैं याद दिला देता हूं, एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। एप्लीकेशन के लिंक पर जाकर के कमेंट बॉक्स में से अपने लिए एनसीईआरटी का बैच ले लीजिए। केवल 7 दिन ही एडमिशन ओपन है। आप उस एडमिशन के माध्यम से हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में एनसीईआरटी का ज़बरदस्त कंटेंट हमसे डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाया जाएगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, आपसे पढ़वाया जाएगा। मैं जो पढ़ाऊँगा उसके बाद आपको एनसीईआरटी का टास्क दूंगा, रोजाना का कुछ ना कुछ टास्क डिलीवर होगा कि अब आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ के आना है। उसका हम वीकली या 2 वीक में एक बार डिस्कशन भी करेंगे और प्रॉपर टेस्ट भी लेंगे हम और आप। मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा, रीडिंग आपसे लगवाऊंगा। आप ये मत समझना कि गुरुजी आप तो बस पढ़ाना, मैं पलंग पे लेटा रहूंगा और आप सुनाते रहना, नहीं हो पाएगा। मैं अगेन कह दे रहा हूं, ऐसी स्थिति अगर आप सोचते हैं कि मेरे आपके हिस्से की मेहनत मैं करूं, तो आप कृपया करके एडमिशन ना लें। मैं आपके घर में एंट्री नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आपको जमता है तो 4999 के अंदर 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, क्लास 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी हमारे एप्लीकेशन पर पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ मेरे द्वारा डिस्कस की जाएगी। आप कृपया करके उचित समझें तो पहुंचे। कंटेंट आप क्लास लाइव देखें तो लाइव भी मिलेगा, और अगर आप लाइव अनुपस्थित रहते हैं तो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिला